हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल चलो पढ़े पर। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, लीजिए एक और वीडियो हाजिर है आपके लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं एनपीओ चैप्टर का एक बहुत ही आसान सा और बहुत ही अच्छा टॉपिक, जिसका नाम है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो सर, रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट होता क्या है, जान लेते हैं, फिर उसे करेंगे, ठीक है। तो पर समझ लेते हैं कि रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट है क्या। ध्यान सुनिएगा जी, आपका नाम है टॉपिक का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अगर आपको मैं याद दिलाऊं 11th क्लास, तो जी 11th क्लास में हमने एक अकाउंट बनाया था जिसका नाम था, एक बुक बनाई थी जी, कैश बुक। याद है आप सभी को। कैश बुक का नेचर हुआ करता था कौन सा, रियल। और जितनी भी हमारे रियल नेचर की चीजें होती हैं वो क्या कहती हैं कि डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोस आउट। याद है आपको भी, कैश बुक जब बनाई थी तो पैसा जब भी हमें मिलता था तब हम उसे डेबिट साइड में लिख लेते थे, और पैसा जब भी हमारे पास से जाता था तो उसे हम क्रेडिट साइड पर लिखते थे। तो सेम चीज यहां पे करनी है बिल्कुल। ये मान लो एनपीओ की कैश बुक होता है आपका रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। तो ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको रिसिप्ट होगी यानी कि पैसा मिलेगा तब आप उसको डेबिट करोगे, और जब भी आपकी पेमेंट होगी यानी कि पैसा आपके पास से जाएगा उसको आप क्रेडिट करोगे। और कुछ भी नहीं है रिसीव और पेमेंट अकाउंट में। ना हमें कुछ समझना, ना हमें कुछ देखना, हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना जी करंट ईयर का है कि प्रीवियस ईयर का, कुछ नहीं देखना। पैसा आया है, हाँ जी आया है, डेबिट कर दो। पैसा चला गया जी, चला गया, क्रेडिट कर दो। बहुत सिंपल, बस इतना करना और कुछ भी नहीं करना। एग्जाम में कभी कभार 3 नंबर का क्वेश्चन आया था ये, और 3 नंबर फ्री के अगर ये आ जाए तो इसे सीखते हैं भाई। आगे देखते हैं जी, इसके फॉर्मेट को हम एक बार देख लेते हैं। देखिए जी, ये इसका फॉर्मेट है, तो इस फॉर्मेट को ध्यान से देखिएगा। तो जी इसका फॉर्मेट है, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मेट में सबसे पहले क्या लिखना है, फॉर्मेट में सबसे पहले आपको लिखना है ओल्ड कैश बैलेंस यानी कि पिछले साल का। तो उसे हम लिख देंगे बैलेंस बीडी करके, ठीक है। इसके अंदर कैश बैलेंस भी आएगा और बैंक बैलेंस भी आएगा। फिर क्या करेंगे जी, जितनी भी तरह के पैसे आए हैं, अब भाई है तो एनपीओ ही, एनपीओ में एनपीओ की तरह चीजें आएंगी, एनपीओ की तरह पैसा आएगा, इसमें सेल परचेज तो होती नहीं है। तो भाई देखते हैं कैसे कैसे पैसा आ सकता है भाई एनपीओ में। एनपीओ में पैसा आ सकता है भाई आपका सब्सक्रिप्शन से। सब्सक्रिप्शन हम बता ही चुके हैं आपको क्या होता है। सब्सक्रिप्शन होता है जी संस्था को चलाने के लिए, संस्था के मेंबर जो पैसा दिया करते हैं उसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन से पैसा आता है जी डोनेशंस। भाई एनपीओ है तो डोनेशंस तो आएंगी, डोनेशंस आते हैं जनरल डोनेशंस, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ प्रोडिकल्स, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, लॉकर रेंट, सेल ऑफ स्क्रैप। तो ये सारी चीजें करके हमें क्या मिल जाता है, ये सारी हमारी रिसीट्स हैं। अब अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और इसमें जाऊं तो रिसीट्स भी 2 तरह की होती हैं, एक रेवेन्यू रिसीट्स और एक कैपिटल रिसीट्स। क्योंकि भाई हमें एग्जाम के अंदर ना रिसीट्स और पेमेंट ही गिवन होगा, इससे आपको कहा जाएगा जी इनकम और एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट प्रिपेयर करो। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब जितनी भी रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स होती है वो तो जाती है इनकम और एक्सपेंडिचर में, और जितनी भी कैपिटल नेचर की होती है वो जाती है बैलेंस शीट में। देखो फर्क कैसे करोगे, ध्यान रखना। जितने भी मैं बता रहा हूं ये सारी यहां तक की आपकी ये आपकी कैपिटल रिसीट्स है भाई। ग्रांट तक आपकी मिसलिनियस तक, मिसलिनियस हो गई, एंट्रेंस फीस हो गई, ग्रांट आपकी जी कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। लेगेसीज कैपिटल है, लाइफ मेंबरशिप भी कैपिटल है, स्पेसिफिक डोनेशन भी कैपिटल रिसीट्स है, इन्वेस्टमेंट भी कैपिटल रिसीट्स है भाई, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी। तो ये सब हमारी कहां पे जाएंगे, सीधा बैलेंस शीट पे इफेक्ट करेंगे। इनमें से कोई भी चीज आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी, ठीक है। बाकी ये सारे आपके इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट है। अब हम आते हैं पेमेंट्स पे। पेमेंट्स भी बहुत तरह की होती है, तो जितने भी पेमेंट होती हैं वो हम यहां पे लिख देंगे। सबसे पहले हमें गिवन है बैंक ओवरड्राफ्ट। भाई कैश का अगर पॉजिटिव बैलेंस है यानी कि अगर हमारे पास कैश अवेलेबल है तो भाई डेबिट में आएगा। बट अगर कैश का नेगेटिव बैलेंस है यानी कि अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो उसे हम कहां पे लिख देंगे जी, क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। जी रेवेन्यू पेमेंट्स होते हैं भाई, वेजेस, सैलरी, रेंट वगैरह, ये सारी कैपिटल पेमेंट्स ही हैं, ठीक है। तो ये सारी आपकी कैपिटल पेमेंट्स है और ये सारी आपकी रेवेन्यू पेमेंट्स है। जो भी रेवेन्यू पेमेंट्स है वो आपकी कहां पर जाएंगे, जैसे बताया था मैंने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगी। और जितनी भी आपकी कैपिटल पेमेंट्स ये सारी कहां जाएंगी, ये आपकी जाएंगी बैलेंस शीट में।
ठीक है जी। अब इतना ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू वाला आइटम इनकम और एक्सपेंडिचर में, कैपिटल वाला आइटम बैलेंस शीट में। रेवेन्यू रिसीट्स फिर से इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स कहां पे, बैलेंस शीट। अभी जब हम अगले लेक्चर में अपने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे उस वक्त ये चीज बहुत काम आएगी, तो इन चीजों में डिफरेंस करना सीख लीजिए आप, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट था रिसीव्स और पेमेंट अकाउंट का। सर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बिल्कुल जी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत आसान है। क्या बोला मैंने, बस एक चीज याद रखनी है, पैसा आया तो डेबिट और पैसा गया तो क्रेडिट, खत्म, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आओ एक क्वेश्चन देखते हैं। भाई एक क्वेश्चन हमें गिवन है कि फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसीव्स और पेमेंट अकाउंट। जी रिसीव्स और पेमेंट अकाउंट बनाना है, ठीक है जी, बिल्कुल बनाएंगे। देखो जी कैसे बनाएंगे। अब भाई पहले फॉर्मेट बना लेते हैं हम। तो जी ये रहा फॉर्मेट, बहुत सिंपल है। ऊपर आप लिखोगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बाय क्रेडिट, डेबिट आएंगे बाय रिसिप्ट्स, अमाउंट पेमेंट, अमाउंट। तो पहले तो देखते हैं यार ओपनिंग बैलेंस गिवन है क्या हमें, तो देख लेते जी। कैश इन हैंड गिवन है हमें कब, 1 अप्रैल को, यानी कि ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस को लिख देते हैं भाई टू बैलेंस बीडी। तो टू बैलेंस बीडी हमें गिवन है कितना, बैलेंस बीडी हमें गिवन है जी 4390, ठीक है। अब जितने भी भाई पैसा मिला है मुझे वो सब डेबिट में, और जितना भी पैसा गया है वो सब क्रेडिट में। तो देखते जी सब्सक्रिप्शन इनकम में लिख दो जी, सब्सक्रिप्शन आ जाएगी मेरी कितने की, 37,600। आगे जी फिर मेरे को गिवन है डोनेशंस। डोनेशंस कितने जी 8,000, तो लिखो जी डोनेशंस मिली है, ये डोनेशन से मेरी 8,000। अगला है जी एंट्रेंस फीस, इनकम है। एंट्रेंस फीस गिवन है जी 4,300। फिर हमें गिवन है रेंट रिसीव, भाई रेंट रिसीव साफ साफ लिखा है तो टू रेंट कितना है जी 5250। अगला है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जी चार्जेस है, पैसा चला गया, चला गया तो कहां लिखेंगे जी क्रेडिट साइड में, तो बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भाई कितने के 3440। द नेक्स्ट मीन टैक्स पेड, भाई पैसा गया टैक्स पे हुआ है तो बाय टैक्स पेड जी। टैक्स पे कितने का 490, तो 490 का टैक्स पे कर दो। अगला है जी आपका सैलरीज। ध्यान रखिएगा गरीब नहीं हो आप एक संस्था चला रहे हो, आपको सैलरी मिलती नहीं है, आप सैलरी प्रोवाइड करते हो, तो सैलरी जब भी आए तो क्या खर्चा है, तो बाय सैलरीज। भाई सैलरीज हमारी कितनी है 21,500 रुपए की सैलरीज है हमारे पास। अगला जी ऑनरेरियम, ये भी भाई हमारा खर्चा होता है, भाई ऑनरेरियम भाई, हाँ ये भाई 2500 लिख लेंगे। आगे इंटरेस्ट रिसीव, जी पैसा मिला है इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो टू इंटरेस्ट जी, कितने का मिल गया इंटरेस्ट हमें, इंटरेस्ट मिल गया 2950, तो 2950। आगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो जी खर्चा हो गया बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितने का जी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारे 350, तो जी 350 की प्रिंटिंग स्टेशनरी आ गई। पैटी कैश एक्सपेंस, एक्सपेंस है ना, लिख दो भाई क्रेडिट में बाय पैटी कैश एक्सपेंस जी है ये हमारे 900 रुपए के, तो जी 900। द नेक्स्ट वन इज इंश्योरेंस प्रीमियम, तो बाय
बाय इंश्योरेंस प्रीमियम भाई हमारा कितना आ गया 310। बस भाई ये हमारा हो गया पूरा। जितने भी हमें गिवन थे खर्चे हमने क्रेडिट में लिख दिए, जितनी भी हमें हमारे इनकम गिवन थी वो हमने हमारे डेबिट में लिख दी। सर इससे आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। अब क्या करना है, जो हर अकाउंट में करते हैं जी, बैलेंस शीट निकालने के लिए डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल लेस कर लेंगे और हमारा आ जाएगा भाई क्लोजिंग बैलेंस। तो हम यहां लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। तो जो हम डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल लेस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल लेस करने के बाद हमारा बैलेंस सीडी आ जाएगा 33,000। ये आपका आंसर है। यहां पे हम टोटल कर लेंगे, टोटल जो भी होगा लिख लीजिएगा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो भाई ये है आपका रिसीव और पेमेंट अकाउंट। 20% चांस होता है एग्जाम में आने के, ज्यादा नहीं। पर इसका यूज क्या इसे हमें क्यों आना चाहिए, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का वो बिल्कुल उसके अंदर आपको रिसीव और पेमेंट गिवन होगा, बेसिकली अकाउंट आपको गिवन होगा और इसके अंदर से आपको चीजें छाट छाट के इनकम और एक्सपेंडिचर में डालनी होंगी और बैलेंस शीट के अंदर। तो भाई ये था आपका रिसीव और पेमेंट। आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो अगला टॉपिक हमारा है भाई फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब फंड बेस्ड अकाउंटिंग सर क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। अभी हम छोटे क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। अभी हमने भाई 3 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या क्या सीखा। 3 नंबर वाले क्वेश्चन में हमने सीखा कंज्यूमेबल आइटम निकालना, सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन और जी एक ये है आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ये 3 क्वेश्चन है जो 3 नंबर में आते ही आते हैं। इन तीनों में से आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन और कोई नहीं आ सकता, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा भाई करना कैसे है इसको, बहुत ध्यान से। तो भाई फंड बेस्ड अकाउंटिंग को करने से पहले देखते हैं फंड किसे कहते हैं। तो भाई हमें पहले इसका मतलब जानना चाहिए फंड किसको कहते हैं, ठीक है जी। तो यार फंड मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मूवी देखी आप लोगों ने मुझसे शादी करोगी ना ना ना। तो भाई मुझसे शादी करोगी मूवी देखी आपने। उसमें जो हमारे सलमान भाई हैं तो वो गुल्लक बनाते हैं, अलग अलग तार के अलग अलग गुल्लक है। बहन की शादी के लिए, माँ की आंख के इलाज के लिए, अपनी किसी चीज के लिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, वो अलग अलग तरह के गुल्लक बनाते हैं, उसके ऊपर नाम लिखते हैं भगवान के प्रसाद के लिए, इस टाइप से। तो उस गुल्लक में जो पैसा उन्होंने डाला, अब वो पैसा सिर्फ उसी काम के लिए यूज होगा और किसी काम के लिए नहीं जी। अगर उन्होंने गुल्लक बनाई है और उसके अंदर लिखा जी बहन की शादी, तो उस गुल्लक के पैसे का यूज कहां पे होगा, बहन की शादी में ही होगा और कहीं नहीं सकता। तो फंड भी हमारे इसी टाइप के होते हैं भाई। हमारा फंड होता है टूर्नामेंट फंड, ठीक है, मैच फंड, प्राइज फंड। तो जब मैं बात कर रहा हूं प्राइज फंड की, तो प्राइज फंड का यूज सिर्फ और सिर्फ प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हो सकता है और किसी पर्पस के लिए नहीं, समझ गए। तो ये होता है हमारा फंड। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या कहते हैं भाई, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि फंड से रिलेटेड कोई भी खर्चा, ध्यान सुनना, फंड से रिलेटेड कोई भी खर्चा फंड में से ही लेस होता है और फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम फंड में ही ऐड कर दी जाएगी। आपको ये याद रखना है, बस इसको याद रख लिया, आपकी पूरी फंड बेस्ड अकाउंटिंग हो गई, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा भाई, अगर मैं बात कर रहा हूं जी फंड बेस्ड अकाउंटिंग की, तो फंड से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस होगा आप उसे ऐड कर दोगे किसमें ही, फंड के अमाउंट में। और फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम होगी उसे भी आप ऐड कर दोगे, सॉरी एक्सपेंस को क्या करोगे, लेस करोगे और इनकम को ऐड कर दोगे फंड में, ठीक है जी। अब सर एक बात ध्यान सुनना, टूर्नामेंट फंड मिला है और टूर्नामेंट फंड से सिर्फ टूर्नामेंट कर सकते हैं, पैसा मिल गया उससे सिर्फ टूर्नामेंट कराना है। तो अगर मैं बात करूं नेचर की, तो फंड का नेचर क्या होगा, लायबिलिटी, क्योंकि वो कराना पड़ेगा ना आपको, स्पेसिफिक है तो भाई लायबिलिटी है। तो फंड जो है वो हमारी क्या होता है जी, लायबिलिटी में आता है बैलेंस शीट के अंदर। तो जी फंड क्या है, हमारी लायबिलिटी है। जी लायबिलिटी साइड पे लिखते हैं हम फंड को। अब ध्यान सुनना, लायबिलिटी साइड पे लिखते हैं तो जब लायबिलिटी साइड में लिखेंगे तो इसका ट्रीटमेंट कहां पे होगा, इसका ट्रीटमेंट होगा हमारा बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है जी। तो फंड का ट्रीटमेंट हमें क्या करना है, बैलेंस शीट के अंदर करना है। तो जब भी आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन आएगा तो उसका पूरा ट्रीटमेंट आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में करोगे, ठीक है जी। तो भाई क्वेश्चन देखते हैं इसका सीधा। अब आपको जो मैं कराने वाला हूं ना, ध्यान सुनना, आपको जो मैं कराने वाला हूं उन 4 पॉइंट से आप फंड बेस्ड अकाउंटिंग का कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं,
क्या बोला, दोबारा बोलता हूं मैं ऐसे 4 पॉइंट बताने वाला हूं, ऐसे 4 तरीके बताने वाला हूं, जिस तरीके से वो 4 ऐसे तरीके हैं कि आप फंड बेस्ड अकाउंटिंग का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आते हैं भाई, सबसे पहला भी हमारा व्हेन फंड हैव नेट क्रेडिट बैलेंस। व्हेन फंड हैव नेट क्रेडिट बैलेंस, जब फंड के पास कैसा बैलेंस है जी, क्रेडिट बैलेंस। और भाई लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है जी, आपका पॉजिटिव बैलेंस। तो ये क्रेडिट बैलेंस हमारा पॉजिटिव बैलेंस होता है। अब आगे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, किस टाइप का आएगा। मान लो भाई क्वेश्चन आया आपको फंड गिवन है, सपोज करो कौन सा फंड गिवन है आपको गिवन है टूर्नामेंट फंड जी। टूर्नामेंट फंड हमें गिवन है 50,000 रुपए का, और डोनेशंस गिवन है आपको, डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट जी। टूर्नामेंट के लिए मेरे को डोनेशन मिली है 20,000 रुपए की, और जी साथ ही साथ एक्सपेंसेस भी हुआ है भाई, एक्सपेंसेस ऑन जी। टूर्नामेंट पे मैंने पैसा भी खर्च किया है, तो ध्यान से देखना भाई, टूर्नामेंट पे पैसा खर्च हुआ कितने का, 60,000, या फिर टूर्नामेंट पे पैसा खर्च हुआ आपका 50, मान लो 40,000 का हो गया। अब ये क्वेश्चन आया, आपको बोला गया जी फंड बेस्ड अकाउंटिंग करो, या फिर क्वेश्चन में लिखा आएगा जी इसका ट्रीटमेंट बताओ फाइनल अकाउंट के अंदर। किसके फाइनल अकाउंट के अंदर, एनपीओ के फाइनल अकाउंट में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। बेसिकली एनपीओ में हम इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। अभी मैंने बताया जी फंड बेस्ड अकाउंटिंग का होती है बैलेंस शीट में, तो इसका ट्रीटमेंट में भी कहा जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन देखूं तो ध्यान से देखो भाई, इसका अगर सॉल्यूशन हम देखें तो जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कैसे जाएगा, जी लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ध्यान से देखना भाई, बैलेंस शीट में हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। फंड क्या था हमारा जी, टूर्नामेंट फंड। ये टूर्नामेंट फंड है जी। टूर्नामेंट फंड गिवन है 50,000, लिख दो। जी टूर्नामेंट फंड इनर कॉलम में लिखेंगे जी 50,000। अब मैंने क्या बताया था जी, फंड से रिलेटेड इनकम फंड में ऐड करेंगे, और फंड से रिलेटेड खर्चा उसमें से लेस कर देंगे जी। फंड से रिलेटेड इनकम क्या है, डोनेशन। डोनेशन ऐड कर दो जी, तो हम इसमें ऐड कर देंगे जी डोनेशन। कितने रुपए की जी डोनेशन, डोनेशन है हमारी 20,000 की जी। 20,000 की डोनेशन मैंने ऐड कर दी। फंड से रिलेटेड खर्चा लेस कर दो जी, लेस कर देंगे। खर्चा भाई कितना हुआ है खर्चा टूर्नामेंट पे, तो जी एक्सपेंसेस हम लेस कर देंगे, एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट हम लेस कर देंगे। कितने रुपए के जी, 40,000 के। तो जी 20,000 ऐड कर दिए, 40,000 लेस कर दिया, हमारा आंसर कितना आ जाएगा जी, 30,000। खत्म, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कुछ करने की नीड है ही नहीं। आपसे कहा था जी इसका ट्रीटमेंट बताओ क्या होगा, इसका हमने ट्रीटमेंट बता दिया। क्वेश्चन आएगा सर बैलेंस बनाओ मत, हमें पता है बैलेंस शीट का टोटल सेम होता है, तो यहां तो सेम है नहीं, तो ये पूरा क्वेश्चन नहीं है सर, ये पूरा क्वेश्चन है। ये बैलेंस शीट नहीं है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट का एक हिस्सा है, इसमें हमने बैलेंस शीट नहीं बनाई है। उसने हमसे ये नहीं कहा था बैलेंस शीट बनाओ, उसने क्या बोला था, बैलेंस शीट के अंदर इसका ट्रीटमेंट बताओ। तो जी फंड बेस्ड अकाउंटिंग जब भी आएगी तो बैलेंस शीट के अंदर उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये होगा। तो ये हमारा यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूरा हो गया। पर क्या सर एग्जाम में भी ऐसा अधूरा छोड़ सकते हैं? बिल्कुल सर, एग्जाम में इतना ही करके आना, इतने पे नंबर मिलेंगे, पूरा नहीं करना, ठीक है। आपको और क्वेश्चन लिखना, बस फंड का ट्रीटमेंट बताया था जी, फंड का ट्रीटमेंट हमने बता दिया, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। ये था हमारा भाई पहला पॉइंट। अब आते हैं जी अपने अगले पॉइंट पे। अगला है हमारा व्हेन फंड हैव नेट डेबिट बैलेंस। इस बार कैसा बैलेंस है जी, डेबिट बैलेंस है। तो ध्यान से देखिएगा भाई, डेबिट, मैंने क्रेडिट को क्या बताया था, पॉजिटिव ना, तो ये कैसा बैलेंस होगा, नेगेटिव बैलेंस होगा भाई। नेगेटिव बैलेंस कैसे हो सकता है सर, अभी देख लेते हैं, ध्यान से देखना भाई।
मान लो क्वेश्चन आया आपका इस टाइप से, आपको बोला प्राइस फंड, आपको बोला जी प्राइस फंड है आपका, मान लो प्राइस फंड हमें गिवन है 30,000, जी 30,000 का प्राइस फंड है। एक्सपेंसेस ऑन प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, जी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्चा हो गया हमारा 50,000, और जी लोगों ने भी अपना थोड़ा सा पार्ट निभाया, डोनेशन मिली हमें, डोनेशन मिली है जी प्राइस के लिए कितने की, 10,000 रुपए की। कह रहे बताओ जी इसका क्या ट्रीटमेंट करोगे, कह रहे सर सिंपल है, पहले ऐसा ही तो है, ऐड करेंगे लेस करेंगे, पर ध्यान सुनना, चलो पहले कर देता हूं फिर बताऊंगा। तो मैं पहले कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। भाई अभी हमने बताया जी ट्रीटमेंट कहां पे होता है जी, बैलेंस शीट में होता है। चलो चलो भाई बैलेंस शीट बना लेते हैं, जब बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट है तो बैलेंस शीट बना लो। हाँ तो जी बैलेंस शीट है हमारी, आप चाहो तो लिख भी देना, एक्सट्रैक्ट लिख देना यहाँ पे, ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है। यहाँ पे हमारी लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ध्यान से देखना भाई। तो हमें क्या गिवन जी, प्राइस फंड गिवन है, लिख लो जी प्राइस फंड हमें गिवन है कितने का, 30,000। ऐड कर देंगे जी, डोनेशन मिली है, हाँ जी मिली है, ऐड कर दो, डोनेशन लिख देंगे। डोनेशन मिली हमें भाई कितने की, डोनेशन मिली 10,000 की, तो 10,000 की हम डोनेशन लिख देंगे। उसके बाद जी एक्सपेंसेस, खर्चा हमारा कितने का होगा, 50,000 रुपए का, तो 50,000 के हम यहाँ पे खर्चे लिख देंगे। तो खर्चा है जी हमारा 50,000 का। पर क्या सर ऐसा हो सकता है कि जी हमारे पास फंड कितने का है, 30 और 10 40,000 रुपए, 40,000 रुपए पड़े फंड में, खर्चा कितने का जी 50,000 का। फंड को मैंने किससे कंपेयर किया था, गुल्लक से। क्या गुल्लक में जितने गुल्लक में पैसे हैं उससे ज्यादा निकाल सकते हो आप, नहीं ना। तो सर 40,000 का फंड है, 50,000 का खर्चा कैसे चलेगा, तो ये जवाब है नहीं चलेगा। फंड में से हम उतना ही पैसा निकाल सकते हैं जितना पैसा फंड में हैगा। तो भाई यहाँ पे 30 और 10 होते हैं 40, तो हम सिर्फ 40,000 का एक्सपेंसेस ही बियर कर पाएंगे फंड से, और यहाँ पे हमारा अमाउंट बचेगा निल। बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट हो गया। अब मन में क्वेश्चन आता है, सर 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 सुनो 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 सर, यहाँ पे तो सिर्फ 40,000 का ट्रीटमेंट हुआ है ना, खर्चा तो 50,000 का था, बाकी बचा वो खर्चा कहां गया। सुनना ध्यान से, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक लड़की है रिया, रिया ने ना अपने भाई की शादी के लिए ना गुल्लक बनाई कि भाई मैं एक लहंगा लाऊंगी, बहुत प्यारा लहंगा लाऊंगी। तो उसने गुल्लक में बहुत सारे पैसे जोड़ने शुरू करे। तो गुल्लक में जब उसने पैसे जोड़ने शुरू करे ना, तो उसने इकट्ठे कर लिए कम से कम 10,000 रुपए। भाई शादी का दिन आने वाला था, 2 दिन बाद शादी थी, तो पापा के साथ वो लहंगा लेने गई, बड़ी खुश हो गई कि भाई मैंने अपने पैसे जोड़े हैं। तो जैसे लहंगे की दुकान पे गए, उसे जो लहंगा पसंद आया कि पापा बड़ा प्यारा लहंगा है, यही चाहिए, वो था 12,000 रुपए का। अब 12,000 का लहंगा था, रिया ने कितने जोड़े थे, 10,000 रुपए। उसने अपने पापा की तरफ देखा और वो आंखों के सितारे मोती जा रहे हैं। पापा कहने का ऐसे मत देख, दिला रहा हूं। पापा की जेब से कितने रुपए गए, 2,000 रुपए। क्यों, क्योंकि बाकी का प्रबंध किसने किया था, रिया ने। अब जो हमारा, अब इसको कंपेयर करना, जो हमारा फंड है ना वो रिया है, और जो हमारा एनपीओ है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है, पापा है। तो पापा की जेब पे कितना पैसा पड़ेगा, जितना फंड से बच जाएगा। भाई खर्चा कितने का, 50,000 का। लहंगा जी 50,000 का है, बेटे ने कितने जोड़े हैं, वो रिया ने कितने जोड़े हैं, 40,000 रुपए। 10,000 बच गए, वो किसके जेब में पड़ेगा, एनपीओ की जेब पे, ऑर्गेनाइजेशन की जेब पे। एनपीओ में जो भी खर्चा होता है वो कहां लिख देते हैं हम, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो वो जो 10,000 रुपए हम फंड से नहीं ले पाएंगे, वो हम कहां डालेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो वो जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है जी, यहां पे आप लिख दोगे एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। तो भाई यहां पे आप लिखोगे एक्सपेंडिचर में क्या लिखोगे, टू प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में कितने के हुआ है, 10,000 रुपए का। ठीक है,
तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन 10,000 रुपए का लिखेंगे, क्योंकि खर्चा हमारा कितना का हुआ, 10,000 रुपए का। बस खत्म, यहाँ पे क्वेश्चन आपका इतना ही ट्रीटमेंट करना था। हमें ये नहीं बताना कि इनकम और एक्सपेंडिचर से इनकम हुई कि एक्सपेंडिचर, ना ना ना, आपको जो दिया है आपको सिर्फ इसका ट्रीटमेंट करके दिखाना है, वो हमने दिखा दिया जी। जो चीज बैलेंस शीट में आएगी वो बैलेंस शीट में आ गई, और जो चीज बैलेंस शीट में नहीं आ पा रही है वो कहां जाएगी, इनकम और एक्सपेंडिचर में। तो क्या सीखा इस दूसरे पॉइंट से हमने, इस दूसरे पॉइंट से हमने सीखा कि अगर कोई खर्चा फंड बियर नहीं कर पाता, यानी कि खर्चा ज्यादा हो, तो जो ज्यादा वाला पार्ट है वो कहां पर चला जाएगा, एनपीओ के पर्सनल खर्चे में, जो कि इनकम और एक्सपेंडिचर्स में आते हैं। क्लियर बात। तो यहां पे हमारा ये पॉइंट भी कंप्लीट होता है भाई। अब हम आते हैं जी अपने अगले पार्ट पे। मैंने कहा था जी 4 पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट है जी व्हेन फंड हैव, तो जी इसमें पहले तो डी कर लेते हैं, बार बार फन लग रहा है मेरे को ये। तो ये फंड है, व्हेन फंड हैव नेट क्रेडिट बैलेंस एंड आल्सो हैव फंड इन्वेस्टमेंट। नेट क्रेडिट बैलेंस, तो भाई क्रेडिट बैलेंस इस बार डेबिट नहीं क्रेडिट है, पर फंड इन्वेस्टमेंट भी गिवन है। कैसे, देखो भाई, देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं फिर समझ में आएगा। तो क्वेश्चन इस टाइप से हो सकता है आपका, मान लेते हैं टूर्नामेंट फंड जी। टूर्नामेंट फंड हमें गिवन है 40,000 रुपए का। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट गिवन है जी हमें कितने की, मान लेते हैं जी डोनेशन हमें गिवन है 20,000 रुपए की, और जी आपको 3%, आपको जी 3% टूर्नामेंट इन्वेस्टमेंट गिवन है जी। 3% आपको टूर्नामेंट इन्वेस्टमेंट गिवन है, मान लो ये हमें गिवन है 10,000 रुपए की, और आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट, इंटरेस्ट रिसीव मिला हुआ है भाई आपको टूर्नामेंट पे, मान लो 100 रुपए, और जी एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट गिवन है जी। एक्सपेंसेस गिवन है टूर्नामेंट पे आपको 30,000 रुपए के। कह रहा बताओ भाई क्या ट्रीटमेंट करेंगे इसका हम एनपीओ के फाइनल अकाउंट में। तो भाई ट्रीटमेंट करके दिखाना, दिखाते हैं भाई। तो सॉल्यूशन पे आते हैं अपने। भाई फंड बेस है तो भाई सॉल्यूशन कहां पे होगा, बैलेंस शीट में होगा। तो हमने अभी तक सीख लिया है सर, इसमें तो ज्यादा चीजें दे रखी है, कैसे होगा ध्यान सुनो। जितना आता है ना उतना तो कर दो, जितना अभी तक सीखा उतना करेंगे, ठीक है। बात की बात बाद में देखेंगे। तो पहले भाई हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट में आ लेंगे भाई जी। बैलेंस शीट में लिख लो लायबिलिटी जी, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ध्यान से देखना जी। लायबिलिटीज में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे जी, टूर्नामेंट फंड। तो जी टूर्नामेंट फंड कितने का, 40,000 रुपए का। ऐड कर देंगे डोनेशन पे, सीखा है ना टूर्नामेंट की इनकम इसमें ऐड करते हैं। तो डोनेशन हमें कितने किया जी, 20,000 के। ऐड कर दो डोनेशन, जो सीखा वही करेंगे। डोनेशन ऐड कर देंगे भाई 20,000 रुपए की। लेस कर देंगे जी खर्चा। खर्चा कितने का हुआ, खर्चा हुआ जी मेरा एक्सपेंस हुआ है 30,000 का। यहां तक हमने सीखा था, यहां तक हमने सीखा था, तब पता था। अब हमें क्या एक्स्ट्रा गिवन है जी, टूर्नामेंट इन्वेस्टमेंट हमें एक्स्ट्रा गिवन है कितने की, 10,000। अच्छा इन्वेस्टमेंट एसेट्स है ना, इसे भी लिख दो एसेट्स में भाई। तो जी टूर्नामेंट इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है कितने की, 10,000 रुपए की, लिख दो। अब सर वो सब ठीक है, टूर्नामेंट इन्वेस्टमेंट समझ में नहीं आ रहा, फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट क्या है ये। देखो जी, किसी ने मुझे पैसा दिया कि भाई मैच करवाना है आपको क्रिकेट का, पर कराना कब है जी, 6 महीने बाद। अब मैं एक एनपीओ चला रहा हूं, अब मेरा
पर मैंने जो अपनी 12th की थी ना वो कॉमर्स से की थी, तो बिजनेस माइंडसेट है। तो मैंने कहा यार इनने मुझे पैसे दिए हैं मैच कराने के, पर मैच कराना 6 महीने बाद। मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो उस पैसे को मैं 6 महीने तक अपने पास रख के सड़ाऊं, या कहीं पे इन्वेस्ट कर दूं। पैसा भाई और फायदा आएगा और बड़ा मैच करेंगे। तो भाई क्या होता है, कभी कभार एनपीओ क्या करता है, जो पैसा मिलता है उसे इन्वेस्ट कर देता है। मानो टूर्नामेंट से कोई पैसा मिला, बेसिकली फंड से रिलेटेड कोई पैसा आया मेरे पास, और उसको मैंने कहीं पे लगा दिया, तो वो किससे रिलेटेड पैसा था, फंड से रिलेटेड, तो वो इन्वेस्टमेंट भी किससे रिलेटेड होगी, फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होगी। तो इसी तरह टूर्नामेंट का पैसा मिला होगा मुझे, उस पैसे से मैंने इन्वेस्टमेंट करी, तो ये क्या बन गई, टूर्नामेंट इन्वेस्टमेंट बन गई। अब फंड के पैसा यूज करके कोई भी फायदा होगा ना, तो वो फायदा भी फंड से रिलेटेड ही होगा। और फंड से रिलेटेड इनकम को क्या करते हैं, फंड में ऐड कर देते हैं, यानी कि इस इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किससे रिलेटेड है, फंड से। फंड कौन सा है, टूर्नामेंट फंड, तो इन्वेस्टमेंट भी फंड से रिलेटेड है। तो फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट पे कोई फायदा होता है, जैसे कि ये इंटरेस्ट मिल गया, तो ये भी हम किस में ऐड कर देंगे, फंड में ही ऐड कर देंगे। तो भाई ऐड कर देंगे हम क्या, इंटरेस्ट जी। 100 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया है, प्लस और ऐड करेंगे जी हम क्या, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट क्यों ऐड करेंगे सर, क्योंकि देखो ध्यान से 3% है, 10,000 का 3% जी कितना होगा, 300 रुपए होगा। हमें मिला कितना, 100 रुपए, तो 200 मिलना बाकी है ना, तो एक्रूड इंटरेस्ट भी हमारा क्या होता है, ऐड हो जाएगा। और एक्रूड इंटरेस्ट मेरी एसेट्स भी होता है, तो यहां पे भी लिख देना, एक्रूड इंटरेस्ट मेरा 200 रुपए का यहां पे भी आएगा। बस इतना ही क्वेश्चन करना था, खत्म जी। टोटल करते हैं इसका, हाँ 30,300 रुपए आ जाएगा आपका। ये हमारा भाई हो गया पूरा, इतना ही करना है एग्जाम में, ना टोटल करना ना कुछ करना जी। हमसे पूछा था ट्रीटमेंट, हमने ट्रीटमेंट बता दिया जी। यहां तक तो सेम था जो अभी तक सीखा, यहां पे हमने भाई क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया, क्योंकि जी फंड से रिलेटेड क्या थी, इनकम है। इन्वेस्टमेंट पे अगर आपने, इन्वेस्टमेंट अगर फंड से रिलेटेड है और उसके ऊपर कोई फायदा होगा, तो वो किसका फायदा है जी, फंड का फायदा, और फंड के फायदे को हम ऐड कर देते हैं। तो ये था तीसरा पॉइंट हमारा, जल्दी से भी इसको भी देख लो आप लोग। अब हम फिर करते हैं अपना फाइनल पॉइंट आज का। तो जी फंड का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है, अब फंड का इस्तेमाल हो रहा है अब एसेट्स को क्रिएट करने के लिए। सर क्या, देखिए अभी तक जो आपको फंड मिल रहा था ना, वो मिला था खर्च करने के लिए जी। प्राइज बंटवा दो, टूर्नामेंट करवा दो, आपको कुछ नहीं मिल रहा था इसमें, आप खर्च कर रहे थे। अब कह रहा जी फंड का इस्तेमाल करना है किस लिए, एसेट्स को क्रिएट करने के लिए। तो इस टाइम पे आपको 2 तरह के हो सकते हैं भाई। इस टाइम पे आपको 2 तरह के फंड आ सकते हैं सामने, या तो आपको आएगा बिल्डिंग फंड, या आपको आएगा पवेलियन फंड। इन दोनों में से एक फंड आएगा, या तो बिल्डिंग फंड आएगा जी, या तो पवेलियन फंड आएगा। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं बिल्डिंग फंड का। तो मान लो आपको बिल्डिंग फंड गिवन है जी 20,000 रुपए, या फिर 2 लाख रुपए मान लेते हैं जी। भाई बिल्डिंग है, 2 लाख रुपए होगा। बिल्डिंग फंड 2 लाख है भाई। डोनेशन फॉर बिल्डिंग हमें गिवन है जी। डोनेशन फॉर बिल्डिंग हमें गिवन है कितना, सपोज कह लेते जी 50,000 रुपए की डोनेशन मिल गई जी। बिल्डिंग पर कंस्ट्रक्शन हुआ, कंस्ट्रक्शन ऑन बिल्डिंग जी। मान लो कंस्ट्रक्शन हुआ बिल्डिंग का, 2,10,000 रुपए का कंस्ट्रक्शन हो गया। कह रहे बताओ जी कैसे करेंगे, हमने कहा बिल्कुल बताएंगे जी। तो देखो भाई इसका ट्रीटमेंट दिखाना है हमें, देखो कैसे दिखाएंगे। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। भाई बैलेंस शीट में होगा सॉल्यूशन हमारा। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ध्यान से देखना भाई क्या गिवन है, बिल्डिंग फंड गिवन है। जितना सबसे पहले वो करो जितना सीखा है जी। क्या सीखा है जी, फंड लिख दो, यहां पे लिख देते हैं। बिल्डिंग फंड लिख देंगे भाई कितने का, 20,000 रुपए का लिख दो। ऐड कर देते जी डोनेशन कर दो, 20 लाख नहीं 2 लाख का ऐड कर देंगे भाई डोनेशन जी। डोनेशन ऐड कर दो, कितने के डोनेशन, 50,000 रुपए की, 50,000 रुपए की डोनेशन ऐड कर दो। लेस कर दो खर्चा जी। खर्चा क्या हुआ जी, कंस्ट्रक्शन।
जी कंस्ट्रक्शन कितने का, 2,10,000 रुपए का मेरा कंस्ट्रक्शन है, इसे लेस करो। तो जिसको हम कर देंगे लेस, ध्यान से देखना। अब क्या करेंगे, अच्छा सुनना ध्यान से, 2,10,000 रुपए का मैंने बिल्डिंग पे लगा दिए। जब मैंने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया तो उतने पूरी कंप्लीट नहीं हुई बिल्डिंग बेसिक से, पर 2,10,000 की बिल्डिंग तैयार हो गई ना मेरी। तो जब बिल्डिंग तैयार हो गई तो वो मेमोरी कहां पे आएगी, एसेट्स में आएगी। तो एसेट्स में बिल्डिंग लिख लो। और अभी पूरी नहीं हुई तो इसे क्या लिख लेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। कितने रुपए लगा दिए बिल्डिंग पे मैंने, 2,10,000 रुपए। समझ में आया। ये तो हो गया भाई सर, ये तो हम कर देंगे भाई। हमारा फंड कितने का बचा, फंड बचा मेरा भाई 40,000 रुपए का। अब बच्चे यहां तक करके आ जाते हैं और सोचते हैं जी हमारा क्वेश्चन हो गया ठीक, पर ऐसा नहीं है। जब भी आप फंड का इस्तेमाल एसेट्स को क्रिएट करने के लिए करोगे तो आपका कैपिटल क्रिएशन हो रहा है। सपोज करो अगर क्वेश्चन में आपको कैपिटल फंड गिवन हो, तो अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल फंड गिवन है, मान लो हमें गिवन है कैपिटल फंड 1 लाख का, कुछ भी मान लेते हैं, फिलहाल अभी 1 लाख का मान लेते हैं। तो जितने का भी आपने कंस्ट्रक्शन किया है ना फंड से, सिर्फ फंड से, तो कैपिटल फंड लिखोगे आप, हमें गिवन है कैपिटल फंड 1 लाख का, और जो भी कंस्ट्रक्शन फंड से हुआ है वो ऐड हो जाएगा आपका किसके अंदर, कैपिटल फंड के अंदर। और कैपिटल फंड वो आपका हो जाएगा कितने का, 3,10,000 रुपए का। ये आपका पूरा ट्रीटमेंट होगा। यहां पे आपको क्वेश्चन को छोड़ना है। ये आपका 4th पॉइंट है। इन चारों पार्ट को करने के बाद आप अपनी बुक का या एग्जाम में आने वाला कोई भी फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन कर सकते हैं भाई। तो यही था आज के लिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इसके और क्वेश्चंस चाहिए तो वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, सबको समझ में आया हो, तो भाई वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बाय गाइस।